हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RST ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के साथ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अगस्त माह के मंथली असेसमेंट के कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र के असाइनमेंट्स के आंसर्स जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखते हैं, ये आपको केमिस्ट्री का है, क्लास 12। इसमें पूर्णांक आपको 20 दिए गए हैं, निर्देश हैं। दिए गए सभी प्रश्न को निर्देशानुसार हल कीजिए। पहला प्रश्न है आपका, निम्न को समझाइए। पहला उसका है, इसमें दो टॉपिक हैं आपको, अंतः केंद्रित घनीय सेल या फिर फलक। दूसरा आपका है फलक केंद्रित सेल। तो पहला देखते हैं इसमें अंतः केंद्रित सेल। अंतः केंद्रित सेल क्या है? अंतः केंद्रित घनी सेल में परमाणु के घन के 8 कोनों पर व्यवस्थित रहते हैं। इस टाइप का जो सेल होता है उसमें जो कण होते हैं या परमाणु जो होते हैं वो घन के, इस क्यूब के 8 कोने पर व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8, उसके क्यूब में जो 8 हैं वो परमाणु दिख रहे हैं, तथा सेल के मध्य में एक परमाणु स्थित होता है। सेल के सेंटर में आपको एक परमाणु दिख रहा होगा। तो इस प्रकार का जो यूनिट सेल होगा या घनीय सेल होगा उसे हम क्या कहेंगे? अंतः केंद्रित घनी सेल। ठीक है, जिसको अपन BCC से डिनोट करते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। ठीक है, अब इसमें हम यूनिट सेल के कणों की संख्या भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपका ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। तो इसमें डिफाइन करके आप उसमें यूनिट सेल का नंबर कितना होता है BCC में, आप वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अंतः केंद्रित घनी सेल में केंद्रों पर स्थित कण या परमाणु किसी अन्य यूनिट सेल के साथ साझा नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि 8 कोने पर स्थित प्रत्येक परमाणु कुल 8 यूनिट सेल के साथ साझा किए जाते हैं। अतः एक जो होगा सेंटर पर एक कण है वो किसी के साथ साझा नहीं करेगा। ठीक है, तो वो केंद्र पर केवल एक ही रहेगा। प्लस 8 इंटू 1/8, क्यों? क्योंकि 8 जो कोनों पर स्थित है वो किसी 8 यूनिट सेल के साथ जो है वो क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन का। तो 8 कोणों पर हो गया, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 1 = 2। तो अतः BCC यूनिट सेल में कणों की संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है इसका, फलक केंद्रित घनी सेल क्या है? जिसको कहते हैं हम FCC। ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल इसका मतलब है। और इस प्रकार के घनी सेल के प्रत्येक फलक पर एक एक परमाणु स्थित रहता है तथा घन के 8 कोणों पर परमाणु स्थित रहते हैं। तो देखिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आपको मिल जाएगा, प्रत्येक कोनों पर 8 परमाणु होंगे। ठीक है, और इसके फेस पर भी आपको क्या मिलेंगे? प्रत्येक फेस पर एक एक परमाणु जो रहेगा वो आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इसमें कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं क्यूब में। तो उस क्यूब में आपको 6 फेस पर आपको अलग अलग 6 परमाणु जो है वो भी उपस्थित मिलेंगे। ठीक है, अतः इसमें यूनिट सेल की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? फलक केंद्रित घनी सेल फलक पर स्थित प्रत्येक परमाणु समीपवर्ती 2 यूनिट सेल द्वारा साझा होता है। चूंकि किसी घन के 6 फलक होते हैं, अतः कणों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/2 केंद्र पर स्थित है। ठीक है, प्लस केंद्र पर स्थित है प्लस 1 इंटू 1/8 8 कोणों पर स्थित है। ठीक है, केंद्र मतलब ये सभी के फेस पर है ना, एक एक फेस पर एक एक स्थित है। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 3 + 1 = 4। तो FCC पर कणों की संख्या हो गई 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रकार के क्रिस्टल दोष में घनत्व कम हो जाता है? सचित्र द्वारा समझाइए। देखिए पाक्षिक मूल्यांकन जो आपका था 12th केमिस्ट्री का, उसमें मैंने आपको शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट बताया था। उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट जो था उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका इम्पॉर्टेंट उसका दूसरा पार्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट, वो आपको उसमें मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर विजिट करके देख सकते हैं, उसका आंसर भी आपको वहाँ मिल जाएगा और शॉर्टकी डिफेक्ट भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। पर मैं इसमें आपको आंसर्स दे देती हूँ कि किसी भी क्रिस्टल दोष में घनत्व कब कम हो जाता है, वो किस प्रकार के दोष में होता है, वो शॉर्टकी डिफेक्ट में ही हो जाता है। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या कहता है कि जब धन आयन एवं ऋण आयन दोनों समान संख्या में स्थित का स्थान जो है वो रिक्त रह जाता है तो आवेश संतुलन रहता है और इन रिक्तियों के कारण क्रिस्टल दोष उत्पन्न हो जाता है और इसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल तुलनात्मक रूप से कम ऊर्जा से बनते हैं। यह धन आयन और ऋण आयन की रिक्ति के कारण क्रिस्टल में घनत्व जो है वो कम हो जाता है। इसको आप एक चित्र से समझ सकते हैं। ये एक आपको क्रिस्टल संरचना दिख रही है। इसमें क्या है? धन आयन और ऋण आयन से मिलकर के क्रिस्टल जालक जो है वो बना हुआ है। इस क्रिस्टल जालक में क्या होता है कि एक धन आयन जो रहता है वो अपना स्थान छोड़ करके चला जाता है, जिसको
तब उस स्थिति में इस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए एक ऋण आयन जो होता है वो क्या करता है, वह भी उस क्रिस्टल जालक को छोड़कर चला जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल न्यूट्रल तो बना रहेगा लेकिन उनका धनायन और ऋण आयन का स्थान जो है वो रिक्त रह जाता है, जिस कारण से इसमें डिफेक्ट उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। अब शॉटकी डिफेक्ट में ये जो आपको आंसर्स ये यहाँ पर धनायन और ऋण आयन एक एक निकल गए, तो जितना उसका घनत्व था वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें से एक एक आयन के निकलने से भी उसके घनत्व में कमी आ गई। तो इसलिए शॉटकी डिफेक्ट जो है उसमें क्या होता है, घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, हिमांक में अवनमन क्या है, इसकी सहायता से किसी विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान आप कैसे ज्ञात करोगे। तो देखिए, हिमांक में अवनमन क्या है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब जो कम हो जाता है, जिसके कारण हिमांक ताप में कमी आ जाती है। अर्थात वाष्प दाब में अवनमन के कारण विलयन का हिमांक TF शुद्ध विलायक के हिमांक T0F से कम हो जाता है, और इस प्रकार विलायक और विलयन में के हिमांकों का अंतर ही उस विलयन का जो है वो हिमांक में अवनमन यानी कि डेल TF कहलाता है। ठीक है, यानी डेल TF इज इक्वल टू क्या है, जो आपका विशुद्ध विलायक का हिमांक है यानी डेल T0F, और जो TF है आपका, ठीक है, TF क्या है यहाँ पे, जो विलायक है उसका विलयन का जो है वो हिमांक है TF। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, उस विलयन के हिमांक का अवनमन, जिसको कहेंगे हम डेल TF। ठीक है, अब इसमें हिमांक में अवनमन द्वारा विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, हिमांक में अवनमन डेल TF द्वारा किसी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। अतः डेल TF इज इक्वल टू KFM। यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे मोलरता, इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। KF यहाँ पर मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, और डेल TF इज इक्वल टू हिमांक का अवनमन है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए विलेय का द्रव्यमान WB ग्राम है और विलायक का द्रव्यमान है WA ग्राम, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, MB। ठीक है, और जो विलेय है उसका हम एटॉमिक मास निकालेंगे तो MB निकलेगा। तो इस स्थिति में हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता क्या होती है, विलेय का जो द्रव्यमान है ना, यानी WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय जो विलेय का आणविक भार है यानी MB इंटू WA यानी विलायक का जो द्रव्यमान है। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपको उस विलयन की मोलरता जो है वो ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर विलेय लिखा हुआ है तो यहाँ पर विलयन की मोलरता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समीकरण 1 में किसकी वैल्यू रख देंगे, m। हमारा समीकरण 1 जो था वो क्या था, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो m की वैल्यू आपको मिल गई है WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। तो आप यहाँ पे m की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर डेल TF या फिर आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, MB की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पर वैल्यू TF नहीं होगी, डेल TF तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपकी ये यहाँ पे की वैल्यू आप इसको करेक्ट करके लिखेंगे, यहाँ पर आएगा आपका MB, जो अगर आप इसको केवल पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर लिख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो MB आएगी। आप TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA ऐसा लिखेंगे, और उसके बाद जब आपको MB की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको पक्षांतर कर दीजिए तो TF यहाँ पर आ जाएगा। तो ये समीकरण आपका क्या है, में दो शेष राशियों का मान ज्ञात हो तो विलेय के आणविक द्रव्यमान MB की हम गणना कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बेंजीन विलयन में 30% द्रव्यमान की दृष्टि से कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो बेंजीन के विलेय के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए, बेंजीन का विलयन है, उसमें द्रव्यमान की दृष्टि से उसमें क्या मिला हुआ है, बेंजीन जो है वो इसमें 30 ग्राम है, और द्रव्यमान की दृष्टि से उसमें क्या मिला हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला है। तो बेंजीन के मोल की गणना करनी, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन है जो वो हमको कैलकुलेट करना है। तो एक विलयन का मान लीजिए, एक विलयन का कुल द्रव्यमान हम 100 ग्राम मानते हैं, तो हमको बता दिया गया है कि बेंजीन का द्रव्यमान 30%, मतलब हम इसको 30 ग्राम मानेंगे, और टेट्राक्लोराइड मान लो 100 माइनस 30 कर दो, क्योंकि बाकी बचा हुआ उसमें टेट्राक्लोराइड मिला हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 ग्राम। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान हो गया 70 ग्राम। ठीक है, अब बेंजीन का आणविक द्रव्यमान होता है 30, और
CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का आणविक द्रव्यमान होता है 154, ठीक है। तो अब बेंजीन के मोलों की संख्या कितनी होगी, जो उसका आणविक द्रव्यमान है उसको हम क्या करेंगे, N30 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 78 ग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे 78 क्या है, मोल की संख्या है, ठीक है, मतलब उसका भार है, सॉरी मोलों की संख्या तो हम निकाल रहे हैं, 78 क्या है, बेंजीन का द्रव्यमान भार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 78 ग्राम मोल इनवर्स, तो इसका आ जाएगा वैल्यू 0.385 मोल्स, ठीक है। CCl4 के मोलों की संख्या आपको निकालनी है, तो CCl4 के लिए 70 डिवाइडेड बाय 154, 154 क्या है यहाँ पर, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाय 154 इज इक्वल टू 0.445 मोल्स, ठीक है। अब बेंजीन का मोल प्रभाज निकालना है, तो बेंजीन का मोल प्रभाज इज इक्वल टू होगा बेंजीन का मोल प्रभाज बटे बेंजीन का मोल प्रभाज प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल प्रभाज। तो आप ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए जो आपने ऊपर निकाली है, तो आपको यहाँ पर बेंजीन के मोल प्रभाज की वैल्यू जो है वो 0.48 ग्राम जो है वो प्राप्त होती है, यानी मोल्स इतने आपको मिलेंगे, ठीक है, उस विलियन में। अगला प्रश्न है आपका, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि के साथ गैस द्रव में कम विलय होती है। तो इसका आंसर है, ताप बढ़ाने पर गैसों के विलयन में अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है, अतः गैस के अणु वाष्प के रूप में विलयन को छोड़ देते हैं, जिससे विलयन के गैसों की विलेयता जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। जैसा सा आप ताप बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो बढ़ती जाती है, जिससे गैस के अणु जो रहते हैं वाष्प के रूप में विलयन को छोड़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे उसमें वाष्प बनना लग जाएगा, ताप बढ़ेगा तो वाष्प बनेगा वो विलयन, ठीक है, जिससे विलयन में गैसों की विलेयता, ठीक है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, गैस जो है वो वाष्प बनकर उड़ते जा रहे हैं, इसलिए उसकी विलेयता जो है वो कम होती जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, उस गैल्वेनिक सेल, पांचवा प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन है आपका, अतः उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। सेकेंड है क्रोमियम प्लस कैडमियम, यहाँ पे दिया है क्रोमियम सॉलिड स्टेट में, क्रोमियम जो है लिक्विड स्टेट में है, एक्वस फॉर्म में है, इज इक्वल टू बनता है Cr3 प्लस एक्वस फॉर्म में प्लस 3CdS, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रश्न ये पूछा गया है कि उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पाक्षिक मूल्यांकन वाले 12th के असाइनमेंट में मैंने आपको गैल्वेनिक सेल को कम्प्लीटली विद्युत अपघट्य जो विलयन है उसमें पूरी तरह से अच्छे से समझाया है। आप चाहें तो वहाँ जा करके गैल्वेनिक सेल को आप समझ सकते हैं, उससे आपको एक सेल को कैसे, सेल में किस प्रकार से विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है अप्रत्यक्ष रूप से, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे आप ये इसमें सेल का स्ट्रक्चर यानी कि एक चित्र जो है, चित्र संरचना के द्वारा इस सेल को बता सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सेल की अभिक्रिया कैसे होती है वो केवल आपको शो कर रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको प्रश्न जो है वो ज़्यादा नहीं पूछा गया है, नंबर कम है, क्योंकि इसमें अ ब स के रूप में इसमें है पूछा गया है, तो इसको सेल की अभिक्रिया को बताइए बोल रहा है। तो देखिए इसमें क्रोमियम है और वो क्रोमियम के एक्वस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। ये डबल लाइन जो है वो लवण सेतु को बताती है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में हम लवण सेतु का उपयोग करते हैं दोनों सॉल्यूशन को जोड़ने के लिए, ताकि विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, ठीक है, यानी सॉरी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सके उसमें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे और विलयन जो रहता है वो एक दूसरे से पृथक रहता है लवण सेतु में, है ना। ये मैंने आपको सब उस असाइनमेंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्रोमियम और कैडमियम के लिए जो गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है वो इस प्रकार से लिखेंगे। फर्स्टली यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट ये रिएक्शन, ठीक है, ये आपका क्या है, लवण सेतु के द्वारा ये जुड़ा हुआ है और गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया जो है वो इस प्रकार से होगी। तो एक स्टैंडर्ड रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होगा, यानी कि हाँ इसका ई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय वी, ठीक है, अनंत तनुता पर, ठीक है, इस चालकता जो रहती है वो क्या होती है, ये क्या है CD 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा CD सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये आप यहाँ पे लिखेंगे CD 2C नहीं, ये CD है, CDS सॉलिड्स फॉर्म में, और फिर ये क्रोमियम ये आपका ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसको इसमें लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन जो है। अब इस सेल का EMF ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो EMF क्या है, ये फर्स्ट अ का आंसर हुआ, ब का आंसर क्या है, सेल का E0 सेल ज्ञात कीजिए। तो सक्रियता श्रेणी में हम निकालेंगे, तो इसमें हमको E0 कैडमियम और क्रोमियम का जो है वो दे दिया है आपको,
ठीक है। कैडमियम और क्रोमियम का आपको यहाँ पे 0.74 और माइनस 0.40 जो है वोल्टेज आपको दे दिया गया है, ठीक है। इसका ई सेल का मान जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैथोड और एनोड पर जो क्रिया हो रही है उससे हम कैथोड पर जो है वो क्रिया हो रही है, तो उसमें क्या निकला है, यहाँ पे कैडमियम के लिए निकला है, ठीक है। और क्रोमियम जो है वो कहाँ पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। तो आप इसको लिखेंगे 0.04 माइनस 0.74। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ई सेल की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.34 वोल्ट, ठीक है। कैडमियम और क्रोमियम के गैल्वेनिक सेल के लिए रिएक्शंस के लिए ईएमएफ की वैल्यू जो है ई0 की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका अगला इसमें पूछा है कि अगर आप वो सेल बनाते हैं तो उस सेल में धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से वो जुड़े होते हैं, तो धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं कैसी होगी। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, तो उस पर रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, वो अपना देता है और लेता है कैडमियम, और वो क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सी प्रोसेस होगी, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं जो है वो एनोड पर होती है। तो क्रोमियम जो है वो कैसा होगा, क्रोमियम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो क्या करेगा, लॉस करेगा। तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एनोड पर होने वाली अभिक्रियाएं जो है वो ऑक्सीडेशन है, और ये इसका फॉर्मूला जो एनोड पर होगा। और कैथोड पर जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो कैसी है, रिडक्शन की अभिक्रियाएं, जिसका रिएक्शन जो है वो आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो ओवरऑल रिएक्शन कैसा होगा, 2Cr प्लस 3CD2 प्लस इज इक्वल एरो 2Cr3 प्लस 3CD सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है जो कैथोड और एनोड दोनों पर होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्यागना जो है वो ऑक्सीडेशन के द्वारा, और उसके बाद यहाँ पे अपचयन विधि द्वारा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके असाइनमेंट के आंसर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए, इसे लाइक किए और हम लाइक करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले मंथ की जितने भी मंथली असेसमेंट है उसके सॉल्यूशन आपको यहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो मिलते जाएंगे। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच।